जैसे ये ओमेप्राजोल है, ठीक है, राइजिक, ये गेट्स वालों का है, गेट्स वालों का ये ना, देख लूँ, हाँ गेट्स का है, गेट्स फार्मा की ये है ओमेप्राजोल। इसकी बायो अवेलेबिलिटी ये यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, सिस्टेमिक बायो अवेलेबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 35%, ठीक है। तो जितनी आप ये दे रहे हैं, ठीक है, ड्रग, उसका 35% जो है वो ब्लड के अंदर पहुंच रहा है। तो ये 20 mg का भी कैप्सूल होता है, ये 40 mg का भी होता है। तो अगर आप 20 mg का कैप्सूल देंगे तो उसका 35% जो होगा वो क्या नाम है, उसमें ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है। तो निकाल लें आप, वैसे अगर निकालना है किसी ने कि 20 mg का, 20 का 35% जो होगा वो सिर्फ ब्लड में पहुंचेगा। तो इसको कहते हैं ये बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ मैयर करती है कि कितनी फ्रैक्शन है ड्रग की जो कि उसमें पहुंच रही है। एंड पे मैं जो है वो आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ याद रखनी है कि वो जो आप इंजेक्शन से देते हैं ना, जो आप वेन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, वेन वाला इंजेक्शन, वो 100% जो ड्रग होती है उसको बॉडी के अंदर डिलीवर कर देता है, ठीक है। उसकी बायो अवेलेबिलिटी 1 होती है, या 100% है जो आप इंजेक्शन, जो इंजेक्शन, हर इंजेक्शन नहीं, वो इंजेक्शन जो कि वेन के अंदर लगता है जिसको हम इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं। क्योंकि देखें, वो अभी राइजर का आपने देखा तो 20 mg का कैप्सूल देंगे तो उसका सिर्फ 35% जो है वो बॉडी के अंदर पहुंचेगा, और बाकी सारा कहाँ पे जाएगा, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है 20 का अगर 35% निकालें तो ऑलमोस्ट, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, चलें वैसे ही कर लेते हैं कि ये तकरीबन 9 से 10 मिलीग्राम जो है ओमेप्राजोल का, ये तो है 50% हो जाएगा, सर छः। 55%। हाँ, वो तो पता है कि कितने परसेंट अब पहुंचेगी, आई मीन एम जी उसके कितने पहुंचेंगे, आई थिंक 6 से 7 एम जी उसके जो हैं ओमेप्राजोल के, वो पहुंचेंगे किसके अंदर, बॉडी के अंदर। आपने 20 mg दी लेकिन 6 से 7 mg बॉडी के अंदर पहुंचे, तो बाकी के mg थे वो बॉडी के अंदर पहुंचे ही नहीं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुए, ठीक है। लेकिन इंजेक्शन के साथ ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि इंजेक्शन आप डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि इंजेक्शन की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। और जब आपको फुल बायो अवेलेबिलिटी चाहिए होती है किसी ड्रग की, ठीक है, और आपको इंस्टेंटेनियस बायो अवेलेबिलिटी या इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन चाहिए होती है फौरन से आपको ब्लड के अंदर, तो आप इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ओरल देंगे तो उसमें टाइम लग जाता है ड्रग को एब्जॉर्ब होते हुए। फिर दूसरी चीज़ है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ADME। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब इस ड्रग का ये क्या कहती है, ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ड्रग जो है वो लीव करती है ब्लड स्ट्रीम को एंड एंटर्स द इंटरस्टिशियम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द टिश्यूज। इंटरस्टिशियम या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो कहते हैं, ये वो फ्लूइड होता है जो कि आपके बॉडी के सेल्स के बाहर होता है, ठीक है, बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये ब्लड है, ठीक है, ये वाला ब्लड है, फिर ये आपके सेल्स हैं, और इन सेल्स के दरमियान ये स्पेसेस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, इनके इसमें फ्लूइड होता है, इसको कहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ड्रग ब्लड को लीव करेगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स के अंदर चली जाएगी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे देख लें, इंजेक्शन लगाया, पहले यहाँ पे ड्रग गई, यहाँ पे फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये देखें, ये चीज़ें जो है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ब्लड से ड्रग जो है वो इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही है, यहाँ से फैट सेल्स में, जहाँ जहाँ भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है ना, ड्रग वहाँ पे जाने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो ये हर ड्रग का डिफरेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि
कुछ ड्रग जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। तो ये भी कोई ये भी जरी बात है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये हम देखते हैं, या ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फिजिशियन के लिए। तो ये ब्लड से इधर आ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से फिर इधर आ रही है, इधर से वापस ब्लड में जा रही है, और ये चलता रहता है, ठीक है, जब तक ये ड्रग बॉडी से इलिमिनेट नहीं हो जाती। अब हाँ, ये चीज़ देख लेते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग किसको कहते हैं, ठीक है। देखें, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, सर्कुलेट कर रही होती हैं प्रोटीन्स भी, ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उन प्रोटीन्स में, ठीक है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, एल्ब्यूमिन। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये जब ब्लड के अंदर जाती हैं ना, तो ज़्यादातर ड्रग्स का यही ट्रेंड है, ठीक है, ड्रग्स जाके किसके साथ बाइंड कर जाती हैं, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं ना, ठीक है, एसिडिक ड्रग्स वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं, और जो बेसिक ड्रग होती हैं वो बीटा बी ग्लाइकोप्रोटीन या इस तरह की दूसरी प्रोटीन्स के साथ उनकी एफिनिटी होती है कि वो बाइंड कर जाए। तो इससे होता क्या एक्चुअली, तो या क्लिनिकल इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होती है, तो जो ड्रग ज्यादा प्रोटीन के साथ बाइंड रहेगी, ठीक है, ये कॉमन सी बात है कि वो फिर ब्लड को लीव नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो ब्लड के अंदर ही रहती हैं, वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। कोई डिजीज हो जाए वो अलग चीज है, वैसे ब्लड वेसल इतनी छोटी होती है कि प्रोटीन इतनी बड़ी होती है, उसमें से वो नहीं निकल सकती। तो जो चीज या ड्रग अगर प्रोटीन के साथ बाइंड है तो वो भी क्या नाम है, उसमें से ब्लड में से नहीं निकल सकती, ठीक है। तो जब तक ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड रहेगी वो ब्लड में से नहीं निकल सकती, और जब तक वो ब्लड में से निकल के टिश्यूज में नहीं जाएगी या सेल्स में नहीं जाएगी तो वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो टिश्यूज में जाएगी, वो वहां पे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी तो तभी इफेक्ट आएगा ना। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें, इसमें जो अब कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ड्रग्स हैं, वारफरीन है, ठीक है, एस्प्रीन है, इनकी प्रोटीन जो होती है बाइंडिंग वो बहुत ज्यादा होती है, 90% से ऊपर की होती है, वारफरीन 99% वो प्रोटीन से बाइंड रहती है। तो जब तक वो प्रोटीन से बाइंड रहेगी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये फिर इस तरह से ये चीज चलती है कि प्रोटीन के साथ कुछ ड्रग बाइंड रहती है, ठीक है, और जब प्रोटीन के साथ सारी ड्रग जो होती है वो बाइंड कर चुकी होती है, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो अब बाकी ही नहीं रही, तो जो बाकी ड्रग रह जाती है वो क्या करती है, वो फिर उसको मजबूरन किस में जाना पड़ता है, टिश्यूज में जाना पड़ता है, ठीक है। एक ये चीज हो कि आपकी जो प्रोटीन है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, वो मजीद ड्रग को बाइंड नहीं कर सकती। फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि कुछ ड्रग प्रोटीन के साथ होगी, कुछ जो है वो टिश्यूज के अंदर चलेगी, और इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम होगी। जैसे जैसे क्या नाम है आपकी टिश्यूज में जो ड्रग है उसका लेवल कम होगा, तो ड्रग जो है वो प्रोटीन से क्या कह लें डिटैच होगी, और वो डिटैच होके जहाँ पे ब्लड की ड्रग की कंसंट्रेशन कम है वहां पे जाएगी, ठीक है। इस वजह से ये एक रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, ड्रग बाइंड करती है, ठीक है, जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होना शुरू हो जाती है तो ड्रग को मजबूरन प्रोटीन को छोड़ना पड़ता है। तीसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि इंटरेक्शन, ठीक है। देखें, एक ड्रग ए है, ठीक है, उसकी वो प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर रही है, और फर्ज करें कि उसकी कह लें कि 80% जो है वो प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर गई, 20% जो थी ड्रग वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है और वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जितना इफेक्ट हमें चाहिए, वो ज्यादा नहीं कर रही। हमें 20% का इफेक्ट चाहिए, हमें 100% ड्रग का इफेक्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये थी ड्रग ए। अब पेशेंट ने या किसी भी वजह से गलती से या जो भी, वो उसने एक ऐसी ड्रग, ठीक है, इनटेक कर लिया है जिसकी अफिनिटी, जिसकी एबिलिटी टू बाइंड प्रोटीन वो ड्रग ए से ज्यादा है, ठीक है। तो वो ड्रग क्या करेगी, ड्रग बी, वो ड्रग बी जो है वो उस प्रोटीन के साथ जाके
बाइंड कर जाएगी, और जो ड्रग ए उस प्रोटीन के साथ बाइंड की हुई थी, 80% ड्रग ए का जो हिस्सा था वो प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ था, वो जो ड्रग बी आएगी वो उसको कहेगी कि जनाब मेरी बारी है, ठीक है आप चलते हो। तो वो उस ड्रग ए को प्रोटीन से हटा देगी। जैसे ही या जितनी भी ड्रग ए प्रोटीन से डिटैच होगी, वो सारी की सारी अवेलेबल होगी टिश्यूज में जाने के लिए। जैसे ही वो टिश्यू में जाएगी उसका इफेक्ट प्रोफाउंड इफेक्ट आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाए, हमें इतना ज्यादा इफेक्ट चाहिए ही नहीं, हमें तो भाई 20% का इफेक्ट चाहिए था। वो आपने ड्रग बी ली, उसने उसको डिटैच किया और इतनी ज्यादा प्रोटीन ड्रग आ गई, ये तो कोई 40-50 पे काम चला गया, तो वो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी प्रोटीन बाइंडिंग की। फिर हम चलते हैं अब, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट हम बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, वो उसका न्यूमेरिकल जो है उसकी हमें देता है वैल्यू। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करते हैं, वो हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इतनी ड्रग जो है वो कह लें कि ब्लड का कितना वॉल्यूम है जो कि ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूट होके उधर उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि वो वॉल्यूम जिसमें ड्रग जो है बॉडी के अंदर कह लें कि अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। वो जितना भी वॉल्यूम है उस सारे वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कैलकुलेट करने का जो है वो फार्मूला, ये भी आपके काम की चीज़ें नहीं है। तो जितनी ज़्यादा इसमें क्या कह लें कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, सिंपल वे में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ड्रग ब्लड को लीव करेगी और बॉडी के अंदर जाएगी। तो एक ड्रग जितनी ज़्यादा बॉडी के टिश्यूज के अंदर पाई जाएगी, ठीक है, टिश्यू के फ्लूइड्स में, ठीक है, वो भी तो फ्लूइड है ना, उनका भी वॉल्यूम है, वो फ्लूइड में, फैट टिश्यू में, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और भी डिफरेंट फ्लूइड जो हैं बॉडी के, जितनी ज़्यादा ड्रग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको वैसे ये भी शायद पता ही हो कि हमारा जो ब्लड है वो तो सिर्फ उसमें वो है कि कितना हमारा ब्लड, तकरीबन 5 लीटर हमारा ब्लड होता है एवरेज, या उससे ऊपर नीचे, ठीक है, ये 5 लीटर ब्लड ही होता है। और तकरीबन 42 लीटर के करीब हमारी पूरी बॉडी का ब्लड नहीं सॉरी फ्लूइड है। तो ब्लड सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्लूइड है इन द बॉडी। तो ड्रग जो होती है वो जितनी ज्यादा बॉडी के अंदर होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा वो ब्लड के अंदर होगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम होगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट भी फिर इतना ही कम होगा, क्योंकि वो ब्लड के अंदर ही रहेगी, वो टिश्यूज के अंदर जाएगी नहीं। देखिए अनलेस और अनटिल आप चाहते हैं कि आपका इफेक्ट या आपका जो टारगेट साइट है वो ब्लड है, ठीक है, तो आप यही चाहेंगे कि आपकी ड्रग ब्लड के अंदर ही रहे, ठीक है। जैसे कोई ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर्स हैं, या ब्लड वेसल्स, या ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनको ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर मोस्टली यही होता है कि आपको बॉडी के अंदर जो होते हैं सिस्टम वो खराब हुए तो आपको वहाँ पे ड्रग चाहिए होती है, तो आपको ब्लड के अंदर इतनी ज़्यादा ड्रग नहीं चाहिए होती। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली है मेटाबॉलिज्म। ये ड्रग की तोड़ फोड़ कहते हैं। मेनली जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो लीवर में हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारे कह लें कि दोस्त, वो तब तक दोस्त होते हैं जब तक खैर उनकी भी काफी, हमने उनके साथ कह लें कि किस्म का एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। वो कंडीशन जब तक रहती हैं तो वो हमारे साथ काम करते रहते हैं। वो जैसे ही होती हैं तो वो भी फौरन से आंखें भर देते हैं। तो कुछ मेटाबॉलिज्म लीवर में, ज्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ब्रेक डाउन, लीवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और कुछ मेटाबॉलिज्म जो है वो आप कह लें, ये फिर डिफरेंट स्मॉल साइट्स हैं, जैसे गट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। फिर
लंग के अंदर भी कुछ होता है मेटाबॉलिज्म, इसी तरह किडनीज किडनीज के अंदर कम ही होता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म जब हो जाता है, वंस वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो दो तरीके हैं वहाँ से ड्रग को रिमूव करने के। ये लिवर था, इसने मेटाबॉलिज्म कर दिया, ठीक है, ड्रग जो है वो ब्रेक डाउन होगी, तो ये बाइल डक्ट है, ठीक है। ये बाइल डक्ट जो है ये सॉरी ये सामने आ रही है, ठीक है, ये वाली बाइल डक्ट है। ये वहाँ से ड्रग जो मेटाबोलाइज होगी उसको लेगी, इंटेस्टाइन में फेंकेगी, और इंटेस्टाइन यहाँ से फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये एक इसको ये वन एलिमिनेशन रूट है, ठीक है स्मॉल है, ठीक है। और इसको कहते हैं कि बाइलरी एक्सक्रीशन, इलिमिनेशन, बाइलरी इलिमिनेशन, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू जो हो रही है। फिर दूसरी जो आपकी इलिमिनेशन होती है, जो कि मेजरली होती है, वो किडनी के थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ ड्रग का, यहाँ से वो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन में नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जाएगी वो ब्लड में। मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं वो उनका मिक्स होता है, एक्सक्रीशन या इलिमिनेशन, वो इधर से भी इलिमिनेट हो रही होती हैं, वो किडनी से भी हो रही होती हैं, और यहाँ से जाएंगी ब्लड में, ब्लड उनको लेके जाएगा किडनी में, किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी ब्लड को, ड्रग को निकालेगी ब्लड में से, और ड्रग को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाल देगी। ये रूट्स हैं, ठीक है, कितने रूट्स हो गए मैंने आपको बताया, एक तो बाइलरी इलिमिनेशन, और दूसरी मैंने आपको बताई रीनल इलिमिनेशन, ठीक है, बाइलरी इलिमिनेशन एंड रीनल इलिमिनेशन। ओके, ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये लिवर के अंदर ये थोड़ी अगर आप डीप जाएं, ठीक है, और ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा डीप होता है। ये एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग को क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। ये ड्रग आई बाइंड की इसके साथ, ये एंजाइम है ब्लैक वाला, इसने इसको इनएक्टिव कर दिया, और ये उसने इसको कहा कि ये रेडी है बॉडी से निकलने के लिए। इस एंजाइम सिस्टम को हम क्या कहते हैं, P450 एंजाइम। और अगर ये सी का मतलब क्या है, साइटोक्रोम, CY साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450 सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, 100 के करीब एंजाइम्स हैं इसके अंदर, लेकिन मोस्टली ये जो आपको फिगर में दिखा रहे हैं ना, यही ज्यादातर एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने इस एंजाइम को याद रखना है, CYP2C19, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये जो ओमेप्राजोल में, खैर मेटाबॉलिज्म भी हो गया, इलिमिनेशन भी होगी बॉडी से। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट बायोअवेलेबिलिटी से हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हो रही है, इसी तरह जो आपकी मेटाबॉलिज्म है या इलिमिनेशन है उसकी जो मेजरमेंट है वो कैसे हो रही है, वो हो रही है क्लियरेंस के थ्रू, ठीक है। क्लियरेंस भी एक अब मेजरमेंट है, ठीक है, क्या लेंगे, एक किस्म का पैरामीटर है। तो क्लियरेंस जो है वो क्या करती है कि इसके अगर आप पेट डेफिनेशन देखें, कितने टाइम में या एक स्पेसिफिक टाइम में, फर्ज कर लें 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम था जिसमें से आपने ड्रग को निकाल दिया, ठीक है, इसको कहते हैं क्लियरेंस, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक टाइम में वो कितना वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम की मेजरमेंट है। एक स्पेसिफिक टाइम में वो कितना वॉल्यूम है जिसमें से आपने ड्रग को निकाल दिया, इसको कहते हैं क्लियरेंस। इसका इक्वेशन दी हुई है, ये भी अगेन आपके काम की। फाइनली ये हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम की मेजरमेंट है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब है कि कितने टाइम के अंदर एक ड्रग जो है उसकी कंसंट्रेशन 50% रिड्यूस हो गई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। देखें, ये एक ड्रग है, उसने ली है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 12 घंटे। अब उसने 50 mg उसकी जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर पहुंची है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने 50 mg लिए हैं, ठीक है, हो सकता है 50 mg वो ले, और जो ड्रग बॉडी के अंदर पहुंचे वो सिर्फ हो 10 mg, ठीक है, तो हम उस 10 mg की फिर हाफ लाइफ की बात करेंगे।
तो ये इसने 50 mg फर्ज करें कि इसकी बॉडी के अंदर पहुंच चुकी है, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी है इस ड्रग की? 12 घंटे। 12 घंटे के बाद इस 50 का कितना रह जाएगा? आधा। तो 12 घंटे के बाद ये 25 mg रह जाएगी। 24 घंटे के बाद ये इसका भी आधा रह जाएगी। और 48 घंटे के, 48 नहीं सॉरी, 12, 24 और 36 घंटे के बाद ये इसका भी आधा रह जाएगी। ठीक है, ये इस तरह चलते चलते जो है ऑलमोस्ट ये भी आपसे पूछा जा सकता है वैसे तकरीबन 4 से 5 हाफ लाइफ के दरमियान। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सॉरी ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हाफ लाइफ है। ठीक है, फोर्थ से लेके फिफ्थ हाफ लाइफ में ऑलमोस्ट आपकी 90% प्लस ड्रग जो होती है वो बॉडी से निकल गई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ जो ड्रग्स हैं ये देखें, उनकी हाफ लाइफ कुछ की मिली सेकेंड्स है, वो 1,000th ऑफ ए सेकेंड, फिर 10 सेकेंड है, 15 मिनट, ये एस्पिरिन की 15 मिनट, डाइजॉक्सिन ये हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होती है 39 आवर्स, अम्योड्रोन ये कार्डिक अरिथमियाज में इस्तेमाल हो, देखें इसकी 100 डेज है, 100 डेज तक तो ये इसकी आदि भी नहीं होगी बॉडी के अंदर। ठीक है, खैर ये सारी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिजिशियन जो है उसको पता होता है कि इस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है, तो वो फिर उस हिसाब से डोज जो है वो देता है। मोस्टली जो अगली डोज हमने देनी होती है ना वो हम देते हैं कि उस टाइम पे देते हैं जिस टाइम पे उसकी हाफ लाइफ खत्म हो रही होती है। या आलम देखें अगर एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है, अब ये 5 होने वाले हैं। ठीक है, आप 5 बजे वो ड्रग लेंगे, उसकी हाफ लाइफ कितनी है? 6 घंटे है। तो अब 5 घंटे बाद 5 बजे आपने लिया, फर्ज करें उसको कितने टाइम लग रहा है? 1-2 घंटे उसको लग रहे हैं ब्लड के अंदर आने में। ठीक है, तो फर्ज करें 1 घंटे के बाद जो ड्रग आपने ली थी, डोज जो जितनी भी ली थी, ठीक है, फर्ज करें 50 mg ली थी, 20 mg जो थी वो 1 घंटे के बाद वो ब्लड के अंदर पहुंच चुकी है। तो यानी कि 6 बजे या 6 बजे वो ब्लड के अंदर 20 mg पहुंच चुकी होगी। और अब इस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है? इस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है? 6 घंटे। मैं फर्जी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि 6 बजे वो जो ड्रग है वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंच चुकी थी। तो अगले 6 घंटे के बाद, ठीक है, अगले 6 घंटे के बाद वो जो 20 mg आपकी बॉडी में पहुंचे हैं उसका कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको बॉडी के अंदर कितने mg चाहिए, अगर आपको बॉडी के अंदर 20 mg चाहिए, ठीक है, तो आपको 6 घंटे के बाद एक और डोज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लिनिशियन जो होता है वो इसको डिटरमिन इन चीज़ों को करता है। तो ये हमने मोस्टली फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी है। ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन आपने पढ़ा है। कोई इसमें क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लें, या कुछ भी समझ नहीं आई आपको, ऊपर से निकला सारा? नहीं सर, समझ आ गया था। एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको जस्ट दिखा दूँ। ये हमारे जो अब आउटकम है, ठीक है, वो आप देख लें। ठीक है, ये आप देखें राइजिक है, इसके 20 mg ये जो भी हैं, ये इसका केमिकल नेम लिखा हुआ है सारा। और ये देखें, कोई बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यूरोपियन फार्माकोपिया। ठीक है, यानी कि ये जो 20 mg इसने डोज ली है ना, ये किसके अकॉर्डिंग है? यूरोपियन फार्माकोपिया के, ये इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, यूरोपियन फार्माकोपिया। मैंने आपको फार्माकोपिया की एग्जांपल्स दी थी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और इस तरह इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये यूरोपियन फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं। ओके, लेकिन सर इस पे जो यूरोपियन ने लिखा हुआ है वो सेकंड पे नहीं लिखा हुआ, फार्माकोपिया पहले लिखा हुआ है इन्होंने। ये तो लिखने का है ना, ये तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या बन रहा है। ठीक है, सर प्रोनाउंस करने में सबसे पहले यूरोपियन आया फिर फार्माकोपिया आ रहा है ना। हाँ उसने लिखा हुआ इस तरह है ना। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते हैं यूरोपियन फार्माकोपिया। ठीक है,
ये देखें, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसको कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। नीचे से ये शुरू हो रही है फार्माकोकाइनेटिक्स। एब्जॉर्प्शन बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ओमेप्राजोल जो है वो कह रहा है कि 0.5 से 3.5 आवर्स, ठीक है, आधे घंटे से लेकर 3.5 घंटे के बाद ये जो ओमेप्राजोल है ये ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो पीक पे होगी, ठीक है। ओके, फिर ये कह रहा है कि अब ये बायो अवेलेबिलिटी का बता रहा है, कितने परसेंट इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, 35%। 35%। तो ये भी उसने बता दी, ठीक है। अब प्रोटीन बाइंडिंग भी बता रहा है वो, कितना इज अप्रोक्सीमेटली 95% इसकी कितने प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है। तो ये तकरीबन सारी ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन के साथ ब्लड के अंदर बाइंड है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन या जैसे जैसे ये बॉडी से रिमूव होती जाएगी, ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो ये प्रोटीन से डिटैच होती जाएगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, देखिए वो जो मैंने आपको एंजाइम बताए थे, ये साइटोक्रोम P450 है एंजाइम, उसका नाम है, उसकी सब क्लास जो भी है ये CYP2C19, ठीक है। ये वो एंजाइम है जो कि ओमेप्राजोल को डिग्रेड कर रहा है, ये वो कह लें कि किस्म का इंजीनियर है। फिर ये हाफ लाइफ उसने बताई है, ओमेप्राजोल की हाफ लाइफ कितनी है, 0.5 से 3 आवर, ठीक है। यानी कि 3 घंटे के बाद जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो आधी रह जाएगी जितनी इनिशियली थी। मोस्टली हम ओमेप्राजोल जो है वो दिन में एक बार देते हैं, ओमेप्राजोल एसोमेप्राजोल। ओके, ये नीचे फिर वो इधर क्लिनिकल चीज़ें आ गई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे अब आई थिंक ट्यूसडे को या वेंसडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिर ट्यूसडे को है। चलें, अगर क्वेश्चन है पूछ लें, तो वरना हम फिर मीटिंग को एंड करें।